नमस्कार। आज हम एक ऐसी पुरानी बहुत पुरानी सभ्यता की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसके निशान आज भी हमें हैरान कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जी हाँ। हमारे पास जो भी जानकारी है वो खुदाई में मिली चीजों, पुरानी लिखाइयों और जो रिसर्च हुई है उसी पर आधारित है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उनकी अपनी एक लिखाई थी, एक लिपि। हाँ, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। सही बात है। यही तो रहस्य है। तो फिर सवाल उठता है कि हम जानते कैसे हैं उनके बारे में? वही तो। उनकी मोहरों से, उनके शहरों की बनावट से, उनकी रोजमर्रा की चीजों से, है ना? बिल्कुल। जैसे जासूस सुराग जोड़ते हैं वैसे ही। तो चलिए आज इन्हीं सुरागों को जोड़कर इस शानदार सभ्यता की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या दिलचस्प बातें निकल कर आती हैं। शुरुआत करते हैं उनकी एक बहुत ही खास पहचान से, हड़प्पाई मोहर। हाँ, ये मोहरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सेलखड़ी नाम के एक नरम पत्थर से बनी होती थी, है ना? उन पर जानवरों के बड़े सुंदर चित्र होते थे और वही रहस्यमयी लिपि। जी, कमाल की कारीगरी है। और यही मोहरें हमें शायद सबसे पहली झलक देती हैं कि ये सभ्यता कितनी फैली हुई थी, कितनी व्यवस्थित थी। अच्छा। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड भी काफी लंबा है, मतलब मोटा मोटा 6000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1300 ईसा पूर्व तक। बाप रे, इतना लंबा समय? हाँ, लेकिन जो इसका सबसे अहम दौर था, जिसे हम शहरी या परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं, वो करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व का था। अच्छा, ये वाला दौर सबसे विकसित था। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। सोचिए, अफगानिस्तान से लेकर इधर भारत में गुजरात महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। सच में? इतना विशाल क्षेत्र? जी हाँ, 2000 से ज्यादा जगहें मिली अब तक। बड़े शहर भी थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, गढ़वेरीवाला, कई नाम है। और ये शहर, मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा है, ऐसा लगता है जैसे किसी आज के आर्किटेक्ट ने प्लान किया हो। हाँ बिल्कुल, गजब की प्लानिंग थी। शहर के मोटे तौर पे 2 हिस्से मिलते हैं, एक ऊंचाई पर बना छोटा दुर्ग और नीचे बसा हुआ बड़ा निचला शहर। और दोनों की चारों तरफ दीवारें? हाँ, दोनों की किलेबंदी थी। और सबसे कमाल की बात है, उनकी सड़कें और गलियां बिल्कुल सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में, जैसे चेसबोर्ड होता है ना। हाँ हाँ, समकोण पर काटती हुई। बिल्कुल। और लगता यह है कि पहले उन्होंने नालियों वाली गलियां बनाई और फिर उनके अगल बगल घर बनाए। सोचिए। पहले नालियां फिर घर, ये तो आज भी कई जगह नहीं होता। सही कहा। और हर घर में अपना बाथरूम, जिसका पानी ढकी हुई नालियों से बाहर सड़क की मेन नाली में जाता था। ढकी हुई नालियां उस जमाने में? हाँ, कमाल की सफाई व्यवस्था थी। और सिर्फ नालियां नहीं, ईंटें देख लीजिए। ईंटें? उनमें क्या खास था? वो मानकीकृत थीं, स्टैंडर्ड साइज की। पूरे इलाके में हजारों किलोमीटर दूर तक एक ही अनुपात की ईंटें मिलती हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4-2-1। क्या बात है, मतलब पूरे क्षेत्र में एक जैसा सिस्टम। जी, ये दिखाता है कि कोई मजबूत केंद्रीय व्यवस्था रही होगी, या कम से कम कारीगरों में एक गहरी समझ और सहमति तो जरूर थी। दुर्ग में भी तो कुछ खास इमारतें मिली है ना? हाँ, दुर्ग में कुछ विशेष संरचनाएं हैं, जैसे विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा तालाब जैसा, शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान, नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता होगा, और एक बड़ा अन्न भंडार या मालगोदाम जैसी इमारत भी मिली है। वाकई कमाल है। अच्छा, तो इतने बड़े और व्यवस्थित शहर थे, तो लोग अपना पेट कैसे भरते थे? मतलब अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? देखिए, बुनियाद तो खेती ही थी। वो कई तरह के अनाज उगाते थे, गेहूं, जौ, दालें। गुजरात साइड में बाजरा भी मिला है। अच्छा। मवेशी, भेड़, बकरी पालते थे। नदियों, समुद्र के किनारे थे तो मछली भी पकड़ते थे। और खेती भी उन्नत थी। कालीबंगन में तो जुते हुए खेत का सबूत मिला है। जुते हुए खेत का सीधा सबूत? हाँ, और उसमें ऐसे निशान हैं जैसे एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाई गई हों। ओहो, मतलब इंटरक्रॉपिंग जैसी कोई तकनीक? शायद। इसके अलावा वो बहुत माहिर कारीगर भी थे, शिल्पकारी जबरदस्त थी। कुछ बस्तियां तो जैसे चन्हुदड़ो, वो तो लगता है पूरी तरह क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही थी। अच्छा, क्या क्या बनता था वहां? तरह तरह के मनके, मतलब बीड्स, कार्नीलियन जैसे लाल सुंदर पत्थर से लेकर जैस्पर, सेलखड़ी, सोना, तांबा, कांसा, बहुत कुछ। वाह। शंख काटने का काम होता था, धातु का काम, मोहरे बनाना, वजन करने वाले बाट बनाना, ये सब बड़े पैमाने पर होता था। आपने फेयॉन्स का जिक्र किया था शायद, वो क्या चीज थी? हाँ, फेयॉन्स, वो एक तरह का कृत्रिम पदार्थ था। घिसी हुई रेत या बालू में रंग और कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उसे पकाया जाता था। अच्छा, आर्टिफिशियल। हाँ, और इससे बने छोटे छोटे बर्तन शायद काफी कीमती माने जाते थे,
क्योंकि इन्हें बनाना आसान नहीं था। ये ज्यादातर बड़े शहरों में ही मिले हैं। और शंख का काम? उसके लिए नागेश्वर और बालाकोट जैसी जगहें थीं जो समुद्र तट के पास थीं। वहाँ शंख आसानी से मिल जाता था, तो वहाँ चूड़ियाँ, करछियाँ और दूसरी सजावटी चीजें बनती थीं शंख से। मतलब विशेषज्ञता थी अलग अलग जगहों की। तो इतना सब बनाने के लिए कच्चा माल भी तो चाहिए होता होगा, व्यापार होता था। बिल्कुल, व्यापार तो जरूर होता था। कुछ कच्चा माल तो वहीं मिल जाता था, जैसे मिट्टी, लेकिन पत्थर, धातु, शंख, ये सब दूर दूर से आता था। कहाँ से, कोई अंदाजा है? हाँ, जैसे तांबा शायद राजस्थान से आता था, और शायद ओमान से भी। ओमान, अरब प्रायद्वीप से? जी, ओमान को शायद तब मगान कहते थे। मजे की बात यह है कि ओमान में मिले तांबे और हड़प्पा में मिले तांबे दोनों में निकल धातु के अंश मिले हैं। इससे लगता है कि उनका स्रोत एक ही रहा होगा। ये तो बड़ा मजबूत सबूत है कनेक्शन का। बिल्कुल। फिर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है। मेलुहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा शायद हड़प्पा क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। उन लेखों में लिखा है कि मेलुहा से कार्नीलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना और तरह तरह की लकड़ियां आती थीं। वाह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा था। हाँ, लंबी दूरी का व्यापार था, और शायद इसीलिए उन मोहरों और मुद्रांकनों का इस्तेमाल होता था। सामान की गठरी पर गीली मिट्टी लगाकर मोहर दबा दी तो वो एक पहचान बन गई, एक गारंटी कि सामान सही सलामत पहुंचा है या नहीं। समझ गए। तो इतना बड़ा नेटवर्क, इतना व्यापार, क्या इससे समाज में कुछ फर्क भी दिखता है? मतलब अमीर गरीब या ऊंच नीच? ये जानने के लिए पुरातत्वविद अक्सर दो चीजें देखते हैं। एक तो कब्रें कि मरने के बाद साथ में क्या दफनाया गया, और दूसरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, खासकर कीमती या विलासिता की वस्तुएं। तो कब्रों से क्या पता चलता है? हाँ, कुछ मिट्टी के बर्तन, कहीं कहीं थोड़े गहने मिल जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत सारा सोना चांदी दबा दिया हो। अच्छा, और विलासिता की चीजें जैसे वो फायांस? हाँ, फायांस जैसी चीजें या कीमती पत्थरों के गहने, ये ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही केंद्रित मिलते हैं। छोटी बस्तियों या गांवों में ये बहुत कम है। तो इससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि शायद शहरों में रहने वाले कुछ लोग ज्यादा संपन्न रहे होंगे। और इतने बड़े इलाके को, इतने सारे शहरों को चलाता कौन था? कोई राजा या कोई समिति? क्या पता चला है? ये अभी भी एक बड़ी पहेली है। देखिए, एक रूपता तो बहुत है, ईंटों में, मोहरों में, बाटों में, जिससे लगता है कि कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो रही होगी। हाँ, वरना इतनी समानता कैसे आती? पर वो कौन थे? क्या कोई एक राजा था पूरे इलाके का, या हर शहर का अपना शासक था, या पुरोहित राजा थे जैसा मेसोपोटामिया में था, या शायद कोई सामूहिक शासन व्यवस्था थी? इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोई महल जैसी भव्य इमारत भी निश्चित रूप से नहीं मिली है जिसे राजा का निवास कहा जा सके। तो मतलब शासन प्रणाली पर अभी पड़ता है। बिल्कुल। और फिर इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई सभ्यता खत्म कैसे हो गई? ये तो और भी बड़ा सवाल है। हाँ, ये भी एक जटिल सवाल है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें बदलाव देखने लगते हैं। जो परिपक्व हड़प्पा की खास चीजें थीं, वो वजन वाले बाट, वो मोहरें, वो खास तरह के मन के लिपि का इस्तेमाल, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मतलब शहरी जीवन खत्म होने लगा? हाँ, ऐसा लगता है। लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो गया, मकान बनाने की तकनीक में भी गिरावट आई। लोग शायद धीरे धीरे ग्रामीण जीवन की तरफ लौट गए या नए इलाकों में बस गए। इसे उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। पर हुआ क्यों ये सब? इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई एक कारण शायद नहीं था। हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, बारिश कम हो गई हो, नदियां सूख गई हो, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है। बाढ़ भी तो एक कारण हो सकती है। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के सबूत मिले हैं शायद। हाँ, कुछ जगहों पर बाढ़ के भी संकेत हैं। कुछ लोग वनों की कटाई या जमीन के अत्यधिक इस्तेमाल को भी जिम्मेदार मानते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो जो एक सत्तापंथी समेटने वाली शासन व्यवस्था थी, चाहे वो जैसी भी रही हो, वो कमजोर पड़ गई या टूट गई। उसके खत्म होते ही शायद वो एक रूपता और संगठन भी बिखर गया। लेकिन वो जो पुरानी थ्योरी थी आर्यों के आक्रमण की, उसका क्या हुआ? हाँ, वो एक बहुत पुरानी धारणा थी कि बाहर से आर्य आए और उन्होंने लड़कर इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन इसके पुरातात्विक सबूत बहुत कमजोर हैं। अच्छा। और हाल ही में जो राखीगढ़ी जैसी जगहों पर कंकालों से डीएनए मिला है और उसका विश्लेषण हुआ है, उसने इस थ्योरी को लगभग खारिजी कर दिया है। ये डीएनए वाले नतीजे क्या बताते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। राखीगढ़ी के कंकालों का डीएनए आज के स्थानीय लोगों से मिलता है, और ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यहीं के मूल निवासी थे। उनकी आनुवंशिक जड़ें इसी क्षेत्र में हजारों साल पुरानी हैं, शायद 10,000 साल ईसा पूर्व तक जाती हैं।
मतलब बाहर से आकर किसी ने उन्हें खत्म नहीं किया। ऐसा नहीं लगता। डीएनए सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पिछले करीब 5000 सालों से इस क्षेत्र में एक आनुवंशिक और सांस्कृतिक निरंतरता बनी हुई है। तो वो आर्य आक्रमण वाली बात अब ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। तो मतलब सभ्यता का पतन बाहरी हमले से ज्यादा अंदरूनी कारणों या पर्यावरण में बदलाव की वजह से हुआ होगा? जी, आजकल ज्यादा संभावना इसी बात की मानी जाती है। देखिए, क्योंकि हम उनकी लिपि पढ़ नहीं सकते तो हमें पूरी कहानी इन्हीं भौतिक अवशेषों, ईंटों, मनकों, मोहरों, इमारतों, कब्रों से ही जोड़नी पड़ती है। और ये अवशेष हमें क्या दिखाते हैं? ये हमें एक बेहद संगठित, तकनीकी रूप से काफी उन्नत और दूर दूर तक व्यापार करने वाली एक जटिल सभ्यता की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, हमने आज देखा कि कैसे उनके शहर इतने योजनाबद्ध थे, उनकी नालियां कितनी बढ़िया थीं, उनका व्यापार कितनी दूर तक फैला था, और कैसे राखीगढ़ी जैसे स्थलों से मिले नए जेनेटिक सबूत पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, रहस्य बाकी हैं। जैसे उनके धार्मिक विश्वास ठीक ठीक क्या थे? वो मातृ देवी की पूजा करते थे या किसी पुरुष देवता की? वो विशाल स्नानागार का असली मकसद क्या था? क्या वो किसी कर्मकांड से जुड़ा था? समाज कैसे बटा हुआ था? शासन कौन चलाता था? और सबसे बड़ा सवाल, वो लिपि क्या कहती है? उसमें क्या लिखा है? सही बात है। और शायद यही अनसुलझे सवाल इस सभ्यता को और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक बनाते हैं, है ना? जी हाँ। तो चलिए, आज की इस गहरी बातचीत को हम इसी एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। सोचिए जरा, अगर कल हमें हड़प्पा की कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जो उनके सबसे बड़े रहस्य का ताला खोल दे। मान लीजिए कोई द्विभाषी शिलालेख मिल जाए, जैसे मिस्र का रोजेटा स्टोन मिला था, तो वो क्या चीज हो सकती है? और वो हमें उनके बारे में ऐसा क्या बता सकती है जो आज हम सोच भी नहीं सकते?